बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है आज़ाद कश्मीर की सियासत। आज़ाद कश्मीर में एक तो हमारे जो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हैं जनाब अनवारुल हक साहब, वो अंदर ही अंदर मुस्लिम लीग नून को खाए जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पे उन्होंने ग्रिप वहाँ पे पकड़ लिया है। उस पर भी बात करेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पे डेडलॉक चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर स्पीकर कानून साज असम्बली के काफिले पे फायरिंग हुई है, उसके क्या महरक़ात थे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यासर आरिफ साहब। यासर आरिफ साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री चूँकि बड़ी अहम होती है पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी, चूँकि इलेक्शन का दारोमदार ही इस ओहदे पे होता है, तो क्यों डेडलॉक चल रहा है? बहुत शुक्रिया मांगट साहब। मांगट साहब, आज तकरीबन 15 रोज़ हो चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो है ना ये पैनल आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी थी कि वो भेज देते ताकि उसके ऊपर उसकी तकर्रर किया जाता चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन 15 दिनों से ये डेडलॉक चला आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर इस हवाले से एक किसी ख़ास जगह पे बैठ के यहाँ तक कह चुके हैं कि जिन लोगों को मुझे रिकमेंड किया जा रहा है या जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएं, तो ओवर माई डेड बॉडी कि ये मैं जो है ना इन्हें किसी सूरत जो है ना मैं इन्हें नहीं लगाऊंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता चला है कि मुझे फारग करने की कोई मनसूबाबंदी की जा रही है, मुझे मेरे मनसब से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं कहूँगा कि जो नया वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे उससे ये जो है ना पैनल आप भिजवाएँ। बादी नज़र में अनवारुल हक साहब, ये धमकी वहाँ पे कोई उनका पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, बल्कि ये सीधी सीधी वो फेडरल को, वफाक को वो धमकी लगा रहे हैं और तड़ी लगा रहे हैं। और ये कोई बात आज ही की अनवारुल हक साहब की ये बात नहीं है। इससे पहले जब एक हडाक जज का तकर्रुर किया जाना था, उस वक्त भी जो समरी जो ऊपर से नीचे गई थी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से नीचे गई थी, तो अनवारुल हक साहब ने उस पर भी रखना डालने की पूरी कोशिश की थी और वहाँ पर भी उन्होंने ठीक ठाक तड़ी और धमकी लगाई थी। बाद में फिर उन्हें यह हुआ कि आधे घंटे के अंदर फिर ऐसा मौका उनके लिए आया कि फिर उनके पसीने भी छूट गए और आधे घंटे के अंदर उन्होंने फिर उसका नोटिफिकेशन किया था। और ये बात यहां तक ही नहीं है, अनवारुल हक साहब और भी कई मामलात के हवाले से सीधा सीधा वो वफाक को आंखें दिखा रहे हैं। मैं चंद रोज पहले आज़ाद कश्मीर के साबिक मेंबर असम्बली और बड़े जो एक बावकार लीडर रहे मरहूम सरदार खालिद इब्राहिम साहब की एक तकरीर सुन रहा था। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी दिलचस्प बात कही हुई है कि आज़ाद कश्मीर का कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब वो रियासत के मसाइल और इश्यूज के ऊपर नेशनलिस्ट बनना शुरू कर देता है, कोई मंगला की रॉयल्टी की बात करता है, कोई दीगर इश्यूज के ऊपर जो है ना तकरीरें झाड़ने लगता है, तो वो ये इस बात की निशानी होती है कि उसे ये पता चल गया है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है। तब वो खुद को हीरो डिक्लेयर करने के लिए इस तरह के जो है ना पब्लिक के लिए मारूफ नारे और बुलंद बांग दावे और इस तरह की धमकी और तड़ियां लगाना शुरू करता है। तो अनवारुल हक साहब का भी सेम यही केस है। अभी कोई 1-1.5 माह कबल उन्होंने कौमी असम्बली के एक सेशन में वो तशरीफ लाए थे और यहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की और यहाँ पे उन्होंने इसहाक डार साहब की मौजूदगी में पहले कश्मीरी क़यादत के साथ एक मीटिंग में और फिर कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने वाशगाफ अंदाज में मुस्लिम लीग नून को और इसहाक डार साहब को और उनकी क़यादत को कहा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात कही कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरे साथ जो मेंबरान असम्बली हैं वो फॉर्म 45 के हैं, यहाँ पे आपकी असम्बली के अंदर फॉर्म 47 का इशू है, तो ये इशू मेरा नहीं है। यानी उन्होंने सीधा सीधा उन्हें कहा कि आप जाली मैंडेट से आके आप लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और मैं बड़ा जो है ना जिसे आप कह सकते हैं कि मेरिट पे आए हुए लोगों का जो है ना लोगों का कायदे ऐवान हूं। और ये बात अनवारुल हक साहब की रिकॉर्ड का हिस्सा है और साथ ही उन्होंने वहां पे ये धमकी लगाई कि मैं आईनी तौर पे मैं कोई आप लोगों के पास आने का मैं के लिए मैं पाबंद नहीं हूं, मैं अखलाकी तौर पे चला आया हूं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये अनवारुल हक साहब का गुज़िश्ता को 1-1.5 माह से एक धमकी आमेज लहजा और स्टाइल चल रहा है, जिसकी मैंने आपको वजह बता दी कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म होते हैं जब उन्हें नजर आता है कि अब शायद हमारा जाने का वक्त करीब है, तो वो इस तरह की जो है ना गीदड़ बबकियां उनके मुंह से जो है ना सुनते रहते हैं। तो सेकेंडली फिर अभी कोई 3 से 4 रोज के अंदर अनवारुल हक साहब के स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, जब से ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भिंबर के अंदर गए कि अनवारुल हक साहब की टोन बिल्कुल बदली हुई है।
वो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता कलमे की बुनियाद पे है, खून की बुनियाद पे है, हमारे जो है ना पाकिस्तान के साथ हमारी वाबस्तगी नस्लों से है, दिली है। वजह मुझे ये मालूम हुई है कि भिंबर के अंदर शहबाज शरीफ साहब की उस तकरीब के अंदर वो उन्होंने एक जो गए शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद अनवार अल हक साहब की एक स्पीच सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हुई है, जिसमें वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान तकरीर करते हुए इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए भिंबर के अंदर कह रहे हैं कि जनाबे वाला, आपने जिस खानदान की जो चीखें निकलवाई हैं उस पर कौम सारी आपको, लोग सारे आपको जो है ना सलाम पेश करते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि जो मजीद जो लोग बाहर हैं आप उनको भी जो है ना जेलों के अंदर डालेंगे। यानी उन्होंने शरीफ फैमिली के ऊपर सीधी सीधी तनकीद की हुई है। तो उसके बाद से अनवार अल हक साहब की कुछ गुफ्तगू इस तरह की भी आ रही है कि वो एक डमाडोल हैं, लेकिन उनकी धमकियां और ये तकरीर उनकी पुरानी होगी, किसी ने इसको ना फिट कर दिया होगा वहां पे जहां पे वो बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब। ऐसा नहीं होता। नहीं, वो अलग से पुराना ही क्लिप है, वो कोई नया नहीं है, लेकिन वो पहले उनका क्या था। तो अच्छा, ये बताइएगा कि अनवार अल हक साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग को अंदर ही अंदर खा चुके हैं, मुस्लिम लीग को अपने अंदर जो है वो उनके मैदे में समा चुकी है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अंदर वो सराहियत कर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी वो मुस्लिम लीग नून के अंदर के बाद लोगों के साथ बड़ी उनकी कुर्बतों की खबरें हैं। मसलन राना सनाउल्लाह के साहब के साथ कहते हैं उनका बहुत करीब का ताल्लुक है, फिर राना मशहूद साहब के साथ, और इन दोनों हजरात का नाम तो उन्होंने भिंबर की तकरीब में भी बरादरान का लफ्ज इनके लिए स्पेशली इस्तेमाल किया। तो उधर से भी जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं अनवार अल हक साहब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर के यहाँ के जो धड़े हैं उनके साथ वो अपनी गोटी फिट किए हुए हैं। तो वो आजाद कश्मीर के अंदर शाह गुलाम कादर साहब जो उनके प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका बहुत करीबी तल्लुक है अब अनवार अल हक साहब के साथ। और अनवार अल हक साहब ने सुना है कि शाह गुलाम कादर साहब की कोई फाइल तैयार की हुई है, क्योंकि वो साबिक स्पीकर कानून साज असम्बली हैं, और कुछ छोटी मोटी उनकी मजबूरियां होती हैं जो उन्होंने, एक हमारी रवायती सियासतदानों को कुछ छोटे छोटे मफादात होते हैं, तो उसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की क्यादत है, बिलखुसूस जो सदर है उनका, वो एक कमजोर शख्स है, और उसकी वजह से तकरीबन मुस्लिम लीग नून की क्यादत जो है ना वो आप कह सकते हैं कि बहुत जिसे माजरत खाना एक रवैये के साथ वहां पे अपना गुजर बसर कर रही है, और सारों के यहाँ सबका एक बेबसी का आलम। और अनवार साहब यहाँ पे फेडरल के अंदर इनकी जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर जो है ना लोगों के साथ ताल्लुकात बना के उन्हें दीवार के साथ लगा रहे हैं। ये महसूस कर रहे हैं कि अनवार अल हक साहब जो है अनकरीब मुस्लिम लीग नून कश्मीर के सदर बन जाएंगे, या मुस्लिम लीग नून को वो अपने अंदर समो के कोई और पार्टी बना लेंगे? नहीं, मुस्लिम लीग नून की तरफ तो उनका झुकाव नहीं है। मेरा ख्याल है अनवार अल हक साहब की पहली तरजीह ये होगी कि उन्होंने कहा भी था पहले कि आज़ाद कश्मीर के अंदर नई पार्टी बनाई जाए तो हम उसका हिस्सा बने। वो अपने ब्लॉक के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी दिलचस्प बात यह है कि अब उनके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक रहा ही नहीं है। उनकी अपनी काबीना के अंदर मुकम्मल तौर पर दड़ेबंदी हो चुकी है, और इसका उन्हें इल्म है। नंबर 2, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था, प्रोग्राम के में हमने डिस्कशन की थी कि वो PTI के हवाले से बड़े थे कि वो इंतजार कर रहे थे कि खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो मैं सारा अपना ग्रुप लेकर खान साहब के पास जाके तोहफे के तौर पे प्लेट में इन सब लोगों को पेश करूंगा। वो उनका छक्का लग भी सकता था, क्योंकि डेफिनेटली अगर खान साहब बाहर आ जाते और हालात बेहतर होते पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारे उनके साथ जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो इसी चीज को प्रेफर करता कि हम खान के टिकट के साथ अगले इलेक्शन में जाएं तो हम जीतेंगे भी, लेकिन उसके आसार भी नहीं है, तकरीबन वो चीज नजर नहीं आ रही। थर्ड, उनका ये प्रायोरिटी उनकी ये होगी कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, और पीपल्स पार्टी के साथ वो बैक चैनल पे राब्ते में हैं। उसके बाद उनकी तरजीह हो सकती है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून की तरफ अलबत्ता उनका कोई नहीं है, लेकिन मुझे अनवार अल हक साहब के एक बहुत करीबी दोस्त हैं, 1 साल पहले उन्होंने किसी जगह पे हम बैठे थे हाई टी पे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अनवार साहब को यह मशवरा दिया है कि आप जरदारी साहब से मिलें तो उन्हें कहें कि हुजूर वाला अगर आप कहते हैं तो मैं कल अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ आपके पार्टी का हिस्सा बन जाऊंगा। आप अगर शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ या किसी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ आपकी बात होती है तो आप उन्हें कह दें कि हुजूर वाला ये सारे आपके लिए हैं, बस मेरी हुकूमत करना छोड़ें। तो ये कार्ड तो वो प्ले कर सकते हैं, सियासतदान करते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका जाने का आखिरी खबर भी बता दें, यासर आरिफ साहब के स्पीकर कानून साज असम्बली के काफिले पे फायरिंग के क्या मुहर्रिकात हैं? देखें, इसको ये जो स्पीकर हमारे कानून साज असम्बली हैं ये अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर जा रहे थे, 2-3 रोज पहले का ये वाकया है, तो उनकी काफिले पे फायरिंग की गई, उसकी FIR भी दर्ज हुई, लेकिन अभी तक मुजफ्फराबाद के साथ ये मुल्हिका कंस्टिट्यूंसी है, कैपिटल के साथ की कोई दूर की बात नहीं है, लेकिन FIR के बावजूद उनके ऊपर जो हमलावर थे उन्हें गिरफ्तार अब तक नहीं किया जा सका। ये चीज इंटरलिंक्ड होती है अनवार अल हक साहब की गवर्नेंस के साथ
कि वो बाहर जो कुछ कर रहे हैं, वफाक को तड़ियां लगा रहे हैं, वफाक का मजाक उड़ा रहे हैं, यहां पे पार्लियामेंट वफाकी कौमी असम्बली के अंदर आके इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अपनी गवर्नेंस का उनका हाल ये है कि वहां पे वो अपने स्पीकर, तीसरा बड़ा आईनी ओहदा होता है किसी हुकूमत और रियासत के अंदर, उसके उनके ऊपर दिन दिहाड़े फायरिंग के अभी तक 3 दिन से वो मुलजम नहीं गिरफ्तार कर सके। ये वो कमजोर पोजीशन है अनवारुल हक साहब की जो उनकी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान उठा रही है। और कल हमने देखा कि अनवारुल हक साहब स्पीकर साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करने उनके घर पहुंचे हुए थे, यानी इज़हार हमदर्दी के लिए घर पहुंच गए हैं, रियासत के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो, और वो उनकी गिरफ्त ये है कि वो पुलिस से अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं करवा सके। ये है गवर्नेंस का हाल। इसी तरह रियासत के अंदर तमाम तर जो मशीनरी है, रियासत को चलाने का जो इंतजाम है, उस सारे का, हर डिपार्टमेंट का हाल यही है। और अनवारुल हक साहब सिर्फ अपनी चालाकी के ऊपर आगे बढ़ के ये चीजें कर रहे थे, और किसी ने इसके हवाले से बड़ा बेहतरीन तबसरा किया था, और तकरीबन हर एक के जबान ज़द आम है कि आप चालाकी, साजिश, मक्कारी, अय्यारी, झूठ और फ्रेब और दगाबाजी के साथ कोई मनसब हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन उस मनसब के ऊपर बैठ के आप उसको चला नहीं सकते। और अनवारुल हक साहब पे यह बात सादिक आती है कि उन्होंने जैसे तैसे भी इक्तदार हासिल तो कर लिया, लेकिन रियासत का तशख्खुस बुरी तरह मजरूह हुआ, रियासत की बॉडी लैंग्वेज खराब हुई, आजाद कश्मीर के अंदर एक प्रेशर ग्रुप आ गया। बहुत शुक्रिया जनाब यासर आरिफ साहब। तो नाजरीन, यासर आरिफ साहब ने जो तजिया पेश किया, झूठ, मक्कारी, चलाकी, फ्रेब, ये सियासत के बुनियादी रूह है। ये सब कुछ, दुनिया का कोई भी इक़्तिदार हो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडन हो, मोदी सरकार हो, यारी, मक्कारी, झूठ, फ्रेब सब के पास होता है। मैं कहता हूँ कि जितना बड़ा सियासतदान यार और मक्कार होगा, उतना बड़ा ओहदा हासिल वो करेगा। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में भी इसी तरीके से झूठी और यारी और मक्कारी का यही सिलसिला है जब से पाकिस्तान बना है। अगर अनवारुल हक साहब में ये जो खूबियां मेरे भाई यासर आरिफ ने गिनवाई हैं, तो मैं तो फिर उनको भी बेहतरीन सियासतदान मानता हूँ। तो अगर ये उनमें खूबियां ना होती तो आज तक उनको क़य्यूम नियाज़ी की तरह उठा के कब कब बाहर फेंका जा चुका होता। शमशाद मांगट और यासर आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।